की कहानी। उड़ान की कहानी। रेडियो मनोरंजन पर उड़ान की कहानी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का और फेसबुक पेज पर फॉलो करने वाले हमारे सभी दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं हूँ रत्ना और आज की उड़ान की कहानी लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हो चुके हैं और आज हमारे साथ है एक ऐसी खास हमारी मेहमान जिनका भाई हम क्या कहें, हम अगर उनका इंट्रोडक्शन करने बैठेंगे तो मैं समझती हूँ हमारा प्रोग्राम यहीं समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले जैसे हम कुछ पंक्तियां ज़रूर जोड़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के साथ, ज़रूर जोड़ना चाहेंगे कि जज्बातों में जिनके कुछ पाने की जान होती है, जज्बातों में जिनके कुछ पाने की जान होती है, उन्हें हौसलों की दुनिया में, उन्हीं की हौसलों में दुनिया में पहचान होती है और उन्हीं के पंखों में ऊपर उड़ने की जान होती है। तो चलिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हो चुकी हैं एक ऐसी सशक्त महिला जो एमबीसी के साथ उनका नाता जो है वो बहुत सालों से जुड़ा हुआ है और अभी हमें सौभाग्य मिला है उनकी छत्र छाया में हमारे रेडियो को एक नया मार्गदर्शन मिला है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं रेडियो ओरिएंटल सेक्शन के विभाग की हेड प्रमुख श्रीमती नर्मदा खेदना जी। नर्मदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना जी। और जो भूमिका आपने बांधी ना, हाँ, मैं क्या कहूँ इसके बारे में, आप स्तब्ध हो गई। धन्यवाद। चलिए आज के इस कार्यक्रम में मैम पहले तो मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल है आपका और इस टाइट शेड्यूल में आपने इस कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम थैंक यू इसीलिए कहना चाहूँगी क्योंकि हमें, खासकर मुझे, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी उड़ान की कहानी कार्यक्रम को होस्ट करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम, उड़ान की कहानी जैसे कि आप जानती हैं हर महिला की कहानी है और हर महिला आज हमारे समाज में एक ऐसे स्तर पर है जो किसी न किसी रूप में योगदान दे रही है। कह सकते हैं कि देश का विकास हो, परिवार का विकास हो, उसमें महिला की भूमिका बहुत अहम है। तो मैम आज के इस कार्यक्रम में नर्मदा जी हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप एमबीसी के साथ जुड़ी हैं, तो कितने सालों का ये रिश्ता आपका है एमबीसी के साथ? तो सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करते हुए आपको धन्यवाद देती हूँ। और जिस तरह से आपने बताया कि उड़ान की कहानी आपको सौंपा गया, तो मुझे लगता है हर एक महिला में वो उड़ान की शक्ति है। बिल्कुल। अगर एक महिला वो ठान ले तो आसमान को छू सकती है। और जैसे कि आप का पहला सवाल रहा है कि मैं एमबीसी से कब से मैं यहाँ पे मैं जुड़ी हुई हूँ एमबीसी से, तो लगभग 24 साल से मैं एमबीसी के साथ जुड़ी हुई हूँ। पहले तो मैं एक फ्रीलांस की तरह मैं यहाँ थी, जुड़ी हुई थी न्यूज़ डिपार्टमेंट में एज ए जर्नलिस्ट, एडिटर, प्रेजेंटर। फिर धीरे धीरे समय के साथ चलते चलते 24 साल बीत गए। तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे नर्मदा जी आपके इस यात्रा के बारे में, कैसे शुरुआत हुई, कैसे आपको प्रेरणा मिली कि आप एमबीसी के साथ जुड़े और आपने धीरे धीरे करते हुए आज तक का जो सफ़र तय किया है उसका थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ में हमें बता सकें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि एमबीसी से पहले मैं एक नर्स हुआ करती थी। ओहो जी, मैं एक नर्स हुआ करती थी। फिर मैं एक टीचर भी बनी, प्राइमरी स्कूल हिंदी टीचर रही हूँ 12 सालों तक। और साथ ही साथ जब मैं एमजीआई में टीडीपी कर रही थी, मतलब कि ट्रेनिंग टीचर्स के लिए, तभी मैंने देखा कि एमबीसी में वैकेंसी थी एडिटर्स की, जर्नलिस्ट, फ्रीलांस नहीं, फुल टाइम, और साथ ही साथ रेडियो के लिए अनाउंसर भी। तो मैंने सोचा चलें मैं भी कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये चाह थी हमेशा से लोगों से बातचीत करना, लोगों के बीच रहना, अपने विचारों को व्यक्त करना लोगों के सामने। ये मेरी हमेशा से ये मेरी रुचि रही है। तो मैंने यहाँ पे आवेदन भर दिया, एप्लीकेशन कर दिया, लेकिन अनाउंसर रेडियो के लिए।
जब मुझे इंटरव्यू भी मिला अनाउंसर के लिए, और उस दिन मुझे अभी भी याद है जब इंटरव्यू हो रहा था तो क्यूपिप में ये इंटरव्यू था, तो 2 विंग्स थे, एक तरफ रेडियो अनाउंसर के और एक तरफ न्यूज़ एडिटर्स के। तो मुझे किसी ने बताया उधर भेज दिया न्यूज़ एडिटर्स की तरफ से। ओके, मतलब आपने भरा था लेकिन रेडियो के अनाउंसर हाँ, अनाउंसर के लिए मैं पहुंच गई। कहते ना पहुंचना था कहाँ, जापान, हाँ, चीन ऐसा कुछ। तो फिर वहाँ से जब मैं बैठी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी अपनी बारी का, फिर मुझे पता चला कि ये तो यहाँ पे जर्नलिस्ट का इंटरव्यू चल रहा है। तो फिर मैं उठी, भागने ही वाली थी कि किसी ने मुझे रोका नहीं, कहा कि आपके मेरा CV देख रहे थे, तो कहा कि नहीं आप यहीं पर रहो, आपको यहीं पे रहना। ओके, फिर इस तरह से मैं जर्नलिस्ट के लिए इंटरव्यू दे गई। अनाउंसर के लिए आई थी लेकिन जर्नलिस्ट बनकर रह गई। ओहो, 12 साल तक फ्रीलांस थी। एक तरफ टीचर थी और दूसरी तरफ यहाँ MBC में भी मैं आती थी। फिर 12 साल बाद मुझे मौका मिला टेलीविज़न करने के लिए भी। एक प्रोग्राम हुआ करता था, आपको याद होगा, भोजपुरी टॉप 5। जी हाँ, हाँ जी हाँ। तो उसी से शुरुआत हुई थी लोकल प्रोडक्शन के लिए। बहुत अभी भी लोग मुझे भौजी बोलते हैं, अभी भी ये नाम से जानी जाती हूँ काफ़ी जगह पे। जी जी। तो प्रोग्राम बहुत अच्छा चला। फिर इसके बाद पीछे मुड़ने का टाइम ही नहीं मिला, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जुड़ी। फिर ऐसा टाइम भी हुआ कि एजुकेशन सेक्टर से वहाँ से मैं परमानेंटली ट्रांसफ़र हो गई यहाँ पे MBC में, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोड्यूसर के हैसियत से मैंने काम किया, TV चैनल कोऑर्डिनेटर की हैसियत से काम किया। भोजपुरी चैनल जब लॉन्च हुआ था वो मैंने ही लॉन्च किया था। 2013 था जी, जनवरी 30 को। फिर काफ़ी अच्छे प्रोग्राम भोजपुरी चैनल में चले। तकरीबन 15 से 20 प्रोग्राम वीकली बेसिस चलता था भोजपुरी में। और इसके बाद मैं ओरिएंटल सेक्शन में ही प्रोग्राम डिपार्टमेंट में आई, जहाँ पे मूवीज़, सीरियल्स ये सब की खरीद होती है। इसके साथ साथ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मुझे क्रियोल चैनल में भी काम करने का मौका मिला। तो मतलब कि मैं ओरिएंटल सेक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेंटल इधर में भी मुझे सीखने का अनुभव प्राप्त हुआ। जी जी। इसके बाद अभी वर्तमान में मैं ऑफिसर इंचार्ज हूँ रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम डिपार्टमेंट का ओरिएंटल सेक्शन के लिए। तो काफ़ी लंबा सफ़र रहा है। अनुभव बहुत अच्छा रहा है। जी। और कहते हैं ना, हम क्षण सीखते जाते हैं, फिर धीरे करके बहुत सारे अनुभव प्राप्त करते जाते हैं। तो नर्मदा जी, यहाँ तक आने के लिए जब आपने शुरुआत की थी, तो शुरुआत में जब आपने कहा कि जर्नलिस्ट के लिए, हालांकि आप आए थे किसी और चीज़ के लिए और जुड़ने का मौका मिला आपको किसी और डिपार्टमेंट में, तो उस टाइम क्या क्या चुनौतियों का सामना किया आपने? सबसे पहले जैसे कि मैं बता रही हूँ ना कि मैं रेडियो के लिए, मैं अनाउंसर के लिए आना चाहती थी। जी। तो पत्रकारिता की तरफ वो जो मतलब कि पूरा का पूरा बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चुनौतियाँ तो थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। और ज़्यादा चुनौती मैं समझती हूँ। हाँ, आपको बहुत सतर्क रहना है। और क्योंकि हम नेशनल रेडियो, नेशनल टेलीविज़न है, तो हम कोई भी खबर ऐसे ही नहीं दे सकते हैं। सही बात है। हमको ठीक से देखना चाहिए, जांच पड़ताल करके, अप्रूवल प्राप्त करके तभी आप एक न्यूज़ आम कर सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि कोई भी इधर उधर खबर मिली, आप माइक है आपके सामने तो आप बोल दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो होता है बहुत बुरी तरह से प्रभाव पड़ सकता है। इन सब का ख्याल बहुत रखना पड़ता है। और आपको ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा रत्ना एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि आप न चाहते हुए भी आपको पूरी दुनिया की खबर रहती है। सही बात। और आप जानने की इच्छुक रहेंगे, आप में वो जिज्ञासा उत्पन्न रहती है कि इस कंट्री में क्या हो रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में क्या हो रहा है,
सामाजिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो और रहा मैं है। समझती हूँ उस टाइम तो इंटरनेट जैसा कुछ था कुछ था ही नहीं। तो आपको जैसे खबरें मिलना, जी। खबरें प्राप्त करना, इसके लिए बहुत ज्यादा सतर्क रहना जी पड़ता अभी होगा। तो कितनी सारी सुविधाएं Facilities हैं, हैं। बहुत हाँ फैसिलिटीज बिल्कुल, है। एक कहता है ना कि एक टच पर एक आपको टच पर पूरी सारी दुनिया की खबर मिल जाती सकती है, लेकिन तब ऐसा नहीं था। रॉयटर्स से हमको न्यूज़ मिलते थे, बीबीसी न्यूज़ होते थे, फिर फ्रांस 24, ऐसा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स न्यूज़ हैं चैनल्स थे। जी हैं लेकिन अभी जो है मैं समझती हूँ कि बहुत तकनीक के बहुत एडवांस हो गई बलबूते है। जी बहुत एडवांस हो चुका है, लेकिन तब की स्थिति अलग हुआ करती थी। जी जी। तो और जब आपने टीवी किस तरफ जब आपने शुरू किया, तो टीवी के करते समय, टीवी प्रोग्राम्स करते समय, जैसे आपने भोजपुरी चैनल का लॉन्च किया था और उसके साथ साथ कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स आपने नए लाने की कोशिश की थी, तो उस समय का जो चुनौतियाँ थी वो किस प्रकार की थी? देखिए, जब हम मॉरिशस की बात करते हैं और भोजपुरी भाषी के लोगों के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हमें एक बात समझनी चाहिए कि हमारे जो पूर्वज हैं वो भारत से आए हैं। बिल्कुल। और जब भारत से आए हैं, केवल हिंदू समुदाय भोजपुरी नहीं बोलता था, बल्कि सारे लोग भोजपुरी लगभग सभी बोलते थे। लोग। जी क्योंकि एक परिवार की तरह था, क्योंकि इतने सारे जनसंख्या नहीं थी उन दिनों। तो वो चाहे तेलुगु समुदाय के हो, तमिल, मराठी, गुजराती, या फिर चाइनीज़ हो, क्रिश्चियन हो, हमारे मुसलमान भाई बहन हो, सभी के सभी भोजपुरी भाषा आती थी उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भोजपुरी जो है ना, सबको बांध कर रखती थी। तो इस तरह से जब भोजपुरी चैनल लॉन्च करने की बात आई, तो सर्वप्रथम ये था दिमाग में कि हमें सबको एकजुट करना है। बिल्कुल। और अब जब एकजुट करना है, तो ऐसे ऐसे कार्यक्रमों को हमको लाना है भोजपुरी चैनल में जो सबको टच करें, सही बात। सबके लिए हो। सही। तो इसके लिए हमने काफ़ी विविध प्रोग्राम को हमने सामने रखा। जैसे कि बच्चों का कार्यक्रम हुआ करता था, कहानियाँ, दादा की कहानी, दादा की कहानियाँ सुना। मुझे पता नहीं अगर आपको याद है, मैंने ये वाला तो नहीं देखा है। पर हाँ जी हाँ जी, ये दादा की कहानी आती थी ये प्रोग्राम। फिर चुटकुलों भरा प्रोग्राम था तू तू मैं। संस्कृति से भरा प्रोग्राम था हमारा, जो रितेश महावीर है वो प्रस्तुत करते थे। संस्कृति जी, हमारी संस्कृति। फिर परंपरा प्रोग्राम आया जी, जो हम हमारी परंपराओं को एकजुट करके रखते थे और फिर लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। जी। फिर आया अरविंद आज भी प्रोग्राम कर रहा है। उस जमाने से आज तक वो कार्यक्रम एक सप्ताह के लिए रुका नहीं, और वो प्रोग्राम है खेल खिलाड़ी, बिल्कुल। जो अरविंद लेकर आता है। वो शुरू ही हुआ था 2013 में अरविंद के साथ। ये प्रोग्राम जब मैंने रखा था, तो दिमाग में यही था कि हमारे जो युवक है वो स्पोर्ट्स से जुड़े रहे। सही बात। और जब हमें भोजपुरी को आगे बढ़ाना है और स्पोर्ट्स से हमारे नौजवान जुड़े हुए हैं, तो एक कहीं ना कहीं मेरी ये कोशिश रही कि जब जवान लोग भोजपुरी कार्यक्रम के माध्यम से खेल खिलाड़ी देखेंगे, तो उनकी भाषा आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। तो ये रही खेल खिलाड़ी। और फिर जिस तरह से हमने यहाँ पर रखा उड़ान की कहानी, तो इसी प्रकार एक कार्यक्रम रखा हुआ था नारी शक्ति, और जिसे प्रस्तुत कर रही थी रजनी बेकर जी। तो नारी शक्ति ऐसे ही हमें उन महिलाओं, उन नारियों को सामने उजागर करना था, जो कभी कभी ऐसा होता है कभी कभी कि हमें अपनी खुद की शक्तियों का अंदाज़ा नहीं होता है। तो उन महिलाओं के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत जैसा कार्यक्रम था कि जब आप किसी को सामने आते हुए देखेंगे, तो आप में वो खुद ब खुद ये इच्छा जागृत हो जाती है कि अगर इस महिला ने कोशिश की, तो संभवतः मैं भी कोशिश कर सकूं। क्या पता मैं भी एक कदम बढ़ाऊंगी आगे, तो मंजिल मिल ही जाएगी। बिल्कुल। तो ये ध्येय था हमें नारी शक्ति कार्यक्रम रखने का। तो इसी प्रकार से कई प्रोग्राम्स हमने भोजपुरी चैनल के माध्यम से लोगों के सामने तक हमने रखा। बिल्कुल। तो जैसे टीवी की बात आपने करी, तो अब आप रेडियो डिपार्टमेंट की हेड बनी हैं, तो जैसे रेडियो और टीवी में आपने क्या अंतर पाया? बहुत बड़ा अंतर है।
बहुत अंतर है। देखिए, मैंने न्यूज़ डिपार्टमेंट में काम किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम किया, फिर प्रोग्राम डिपार्टमेंट में भी काम किया। रेडियो डिपार्टमेंट में मैंने काम नहीं किया हुआ था कभी भी। जी समाचार पढ़ने आती थी रेडियो में, लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए, कुछ मिनट्स के लिए। हाँ, जी, आपने समाचार किया, फ्लैश न्यूज़ आता है 3 से 4 मिनट, फिर जो पूरा बुलेटिन है तकरीबन 20 से 25 मिनट लगता है, इसके बाद हो गया आपका रेडियो। बिल्कुल। रेडियो की जो जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, तब मैं थोड़ी सी हिचकिचाई। मैंने कहा भी कि देखिए, रेडियो का तो मुझे उतना नहीं आता। फिर अगले ही पल मैंने सोचा व्हाई नॉट, क्यों नहीं, चुनौती जब सामने है तो मैं क्यों पीठ करूं। सही बात। हाँ, मुझे सीखना है, अवसर मिल रहा है। फिर मैंने कहा, सहर्ष मैंने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया और मैंने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं पढ़ूंगी, सीख लूंगी, समझ लूंगी। जी जी। फिर जब मैं रेडियो में आई, फिर मुझे पता चला, मतलब कि देखा, कितने सारे आप लोगों से भेंट हुए, कितने सारे आरजेस से भेंट हुए। हम ऐसे तो मिलते रहते थे, लेकिन आज मतलब कि अब व्यक्तिगत रूप से इंचार्ज, हाँ, व्यक्तिगत नहीं, और फिर प्रोफेशनली मिलना और व्यक्तिगत रूप से मिलना, ये दो अलग अलग बात होती है। तो फिर यहाँ पे कितने सारे हमारे सारे के सारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उन सब की जिम्मेदारी लेनी है, समझना है, तो चुनौतीपूर्ण भरी रही है, लेकिन बहुत अच्छा रहा है। फिर मैं बहुत ही खुशी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि रेडियो ओरिएंटल सेक्शन के जितने भी आरजेज हैं, इरेस्पेक्टिव वो सारे के सारे इंडियन लैंग्वेजेस हो, चाइनीज़ हो, सारे के सारे सभी आरजेज का भरपूर साथ सहयोग रहा है, और उन्हीं सहयोग के बलबूते आज रेडियो का एक मतलब कि एक कदम आगे बढ़ चुका है, एक स्तर बढ़ा है, एक स्टेप ऊपर चढ़े हैं। हाँ जी, हाँ। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरह से कोविड का जब समस्या उत्पन्न हो गई थी, पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो चुका था, और हमारी जो एमबीसी भी वो भी प्रभावित हुए हैं। किस तरह से कि इतने सारे लोग, मतलब कि वर्जित था ना एक जगह पे रहना, तो इस वजह से जो हमारा ताल एफएम था और हमारा रेडियो मॉरिशस था, मर्ज होना पड़ा। क्यों? क्योंकि मतलब कि इतने सारे लोग को नहीं, मतलब कि नहीं आ सकते थे, कम लोग आना था, तो लेकिन रेडियो तो चलना था, मनोरंजन तो होना था, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम बहुत सारा होता था। तो जो लोग मतलब कि घर पे हैं, जो मतलब कि उनको एक, जैसे कि एक घुटन नहीं बोलूँगी, लेकिन जब घर में आप बंद रहते हैं ना, तो आप ढूंढते हैं किस तरह से आप अपने आप माध्यम से आप अपने आप को बिल्कुल एंटरटेन कर सकते हैं। तो रेडियो एक माध्यम रहा था। तो उस समय ताल एफएम और रेडियो मॉरिशस को मर्ज कर दिया गया था। फिर इसके बाद वो मर्ज ही रहा अंटिल 26 अगस्त 2025। बिल्कुल। फिर जब मैं आई तो मैंने कहा नहीं, इसको हमको अलग रखना है, और जैसे कि मैं बता रही हूँ कि सारे ऑजेज का सहयोग रहा है इसमें। तो फिर हम बैठकर फिर इसको अलग किया गया दोनों को, और इसका नामकरण भी हुआ, क्योंकि जैसे कि एक पुनर्जन्म हुआ ना, बिल्कुल एक पुनर्जन्म, और एक नए तरह से उसे बिल्कुल एक नए तरह से उसको प्रस्तुत किया गया। जी। फिर हमने ताल एफएम को रखा RM3, मतलब कि रेडियो मॉरिशस 3, और उनका RM से बना रेडियो मनोरंजन। बिल्कुल। और जब हम मनोरंजन की बात करते हैं रत्ना, मनोरंजन का मात्र ये मतलब नहीं होता है कि नृत्य, गाना बजाना, संगीत, हाँ, ये नहीं होता। मनोरंजन हर तरह का हो सकता है। बिल्कुल आप सही। एक आध्यात्मिक कार्यक्रम सुनते हुए भी अपने आप मनोरंजन, मतलब कि उस पल पर आप रह सकते हैं। ये भी एक मनोरंजन का साधन ही है। जब आप एक शांत प्रोग्राम सुन रहे हैं, या एक भक्तिमय कार्यक्रम सुन रहे हैं,
कोई भी, ये मैं समझती हूँ ये एक मनोरंजन ही है। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जितने भी आरजेज हैं वो अपनी तरह से उसे बेहतर से बेहतर तरीके में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, और इतना ही नहीं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोता हैं, वे लोग भाग लेते हैं, तो ये और भी मनोरंजक हो जाता है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। और जब देखिए रेडियो मनोरंजन की बात जब हमने शुरुआत की तो रेडियो मस्ती, बेस्ट एफएम हुआ रेडियो मस्ती जी, क्योंकि जब हम लॉन्च कर रहे हैं, फिर से शुरू कर रहे हैं ताल एफएम, तो हमने रेडियो बेस्ट एफएम को का नाम बदलकर रेडियो RM2, मॉरिशस, जी हाँ, RM2 हुआ, रेडियो मस्ती हो रेडियो गया। मस्ती। तो अगर वहाँ पर हम रख रहे हैं मोस्टली संगीतमय कार्यक्रम, म्यूजिकल प्रोग्राम, फिर यहाँ RM3 को सेम प्रोग्राम नहीं रख सकते। सही बात है। तो और बहुत लोगों से काफ़ी टाइम से हम सुनते आ रहे थे, मैं रेडियो से जुड़ी हुई भी नहीं थी, सोचते थे कि रेडियो के माध्यम से हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। तब मुझे विचार आया, ऑलरेडी रेडियो मॉरिशस में आज की चर्चा कार्यक्रम आ रहा था, फिर ऐसा प्रोग्राम रखना चाहिए था। कितने सारे लोग हैं मॉरिशस के अंदर कि उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। सही बात। फिर रेडियो मनोरंजन के माध्यम से हमने वो प्लेटफॉर्म, वो मंच हमने उनको दिया। बिल्कुल। जैसे कि रंगमंच हमने एक कार्यक्रम रखा हुआ है, जो जितने भी कलाकार हैं मॉरिशस में, आर्टिस्ट हैं और थिएटर से जो जुड़े हुए हैं, वे लोग इसमें आ सकते हैं, आते हैं, अपना विचार व्यक्त करते हैं, अपना अनुभव बांटते हैं। और रंगमंच एक ऐसा माध्यम है रत्ना, जहाँ देखिए अभी हम सोशल इल्स कितने सारे हैं, सही बात, समाज में कितने सारे मतलब कि दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कितने सारे युवक जो हैं वो बुरी राह पर चले गए, और कई सारे हैं जो जूझ रहे हैं मुश्किलों में। तो ऐसे में जब जवान लोग जब प्रोग्राम में आते हैं, रंगमंच जैसे प्रोग्राम में आते हैं, थिएटर बेस्ड प्रोग्राम में आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको प्रेरणा मिलती है। अवश्य, बिल्कुल। तो ऐसे प्रोग्राम हमने रखा हुआ है। और फिर इसके साथ साथ आपका ये प्रोग्राम है, उड़ान की कहानी प्रोग्राम है, फिर संस्कृति है, फिर धरोहर का प्रोग्राम है जो अरविंद प्रस्तुत करता है, संस्कृत का एक कार्यक्रम है जो कीर्ति प्रस्तुत करती है महात्मा गांधी संस्थान की तरफ से, फिर कहानियों का भी कार्यक्रम है जो विशानंद जी प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से काफी प्रोग्राम्स रेडियो मनोरंजन के अंतर्गत आ गया है। नृत्य और परंपरा, इस पर भी कार्यक्रम है जो अंजू गर्बरन जी द्वारा प्रस्तुत करती हैं। तो हमने कोशिश की है कि हर समाज के हर एक पहलू क्षेत्र को छूने की कोशिश करें। और इसी प्रकार रेडियो मस्ती का भी कार्यक्रम जारी है जी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एंटरटेनमेंट से भरपूर कार्यक्रम है, म्यूजिकल प्रोग्राम है, संगीतमय प्रोग्राम है, और हर तरह का, हर प्रकार का म्यूजिक चलता है, हर प्रकार का म्यूजिक है, जो जिसको भाए वो उसमें सुन सकते हैं जी। और यही नहीं रत्ना, हम जब रेडियो में आए तो हमने ये भी अनुभव किया, कितने सारे आर्जेस ने ये इच्छा व्यक्त किया कि क्या हम सिर्फ रेडियो में ही बंद कर रहेंगे। कहा नहीं, कोशिश करते हैं बाहर जाने की। फिर हमने एक पहला अपना प्रोग्राम किया मोशवाजी में, जो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम गया, बहुत सफल रहा। आइए जानते हैं नर्मदा जी से। नर्मदा जी, हम जरूर जानना चाहेंगे उड़ान की कहानी। पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपने कैसे सोचा उड़ान की कहानी, ये नाम आपके दिमाग में कैसे आया, और ये कार्यक्रम रखने का आपके पीछे, आपके लिए क्या एक उद्देश्य था? देखिए, ये प्रश्न जो है जटिल भी है और नहीं भी है। तो जैसे कि मैं क्योंकि मैं टीवी से जुड़ी हुई थी ना पहले, जी। तो इसलिए रेफरेंस करूंगी टीवी से ही। तो जब भोजपुरी चैनल लॉन्च किया गया था, तो जैसे कि मैं बता रही हूँ, मुझे कार्यक्रम मतलब कि रखना था, क्योंकि उसका पूरा का पूरा प्रोग्रामेशन जैसे कि बोलते हैं, तैयार करना था। तो तब सोचा था कि महिलाओं के लिए कार्यक्रम रखना ज़रूरी है। फिर कितने सारे मैंने महिलाओं से मतलब कि जीवन में भेंट हुई है जो एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन कभी भी उनको मंच नहीं दिया गया था। बिल्कुल। तो इसीलिए नारी शक्ति का कार्यक्रम रखा हुआ था भोजपुरी चैनल में, हाँ जी, टीवी पे।
फिर जब रेडियो की जिम्मेदारी दी गई मुझे, फिर मैंने सोचा रेडियो और टेलीविज़न में क्या फ़र्क है। तब यहाँ पे मेरे विचार में आया, नहीं, रेडियो से तो ज़्यादा लोग कनेक्टेड रहते हैं, सही एक बात, तरह से सही बात। कह सकते हैं। हाँ जी। कैसे? क्योंकि कहीं से भी आना जाना हो, रेडियो ऑन होता है तो आप सुन लेते हैं। ट्रैवल करने के टाइम पर, बिल्कुल। टेलीविज़न में तो आपको एक जगह बैठकर आपको देखना है, सही बात। आप फ्री हो तब। जबकि रेडियो में तो आप कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं, रेडियो ऑन है तो आवाज़ आपके कानों तक आता ही है। बिल्कुल। फिर मैंने सोचा कि नहीं, सिर्फ रेडियो का ये मतलब नहीं है सिर्फ म्यूज़िकल प्रोग्राम रहे। जैसे कि मैंने बताया, रेडियो मनोरंजन का जो चैनल है जी। इसको फिर से हमने जागृत किया तो यही दिमाग में था कि यहाँ पे इंटरैक्टिव प्रोग्राम ज़्यादा रखेंगे। बिल्कुल। क्योंकि एडुकेट करना भी हमारी जिम्मेदारी है सही बात, रेडियो का। सही बात। तो ये थी। फिर नारी शक्ति दिमाग में आया, कहा नारी शक्ति कार्यक्रम हाँ बहुत अच्छा चला था, नहीं तो रेडियो में भी चलना चाहिए, महिलाओं के लिए एक होना चाहिए, क्योंकि नहीं है रत्ना, बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। था कोई भी प्रोग्राम। जी। फिर कहा, मैं सोच रही हूँ कि कैसे इन महिलाओं को कैसे उड़ाऊं, कैसे आसमान को मतलब पहुंचाऊं। आप सोच ही रहे हैं। मैं यही शब्द मेरे दिमाग में, कैसे उड़ाऊं, कैसे उनको पंख दूं, ये सब शब्द जैसे कि बन रहे थे मेरे दिमाग में। जी। पंख कैसे दूं, क्या करूं, कौन सा कैसे रखूं। फिर एकाएक जब पंख की बात आई ना, फिर सोचा नहीं, उड़ान, चलो उड़ान की कहानी रखते हैं। जी। तो ये इस तरह से ये नाम शीर्षक रखा, बिल्कुल, उड़ान की कहानी। बिल्कुल। फिर उड़ान की कहानी जब हमने रख दिया, आपका चेहरा ही आया सामने रत्ना, इसलिए मैंने आपको तुरंत कॉल करके मैंने आपको बुलाया। हाँ जी, फिर because मुझे मैंने याद है आपने मुझे जब बुलाया था, मुझसे जी। कहा था, जब रेडियो मनोरंजन लॉन्च होने वाला था, आपने मुझसे कहा था, रत्ना आपको उड़ान की कहानी का कार्यक्रम दिया जाएगा। और मैं ज़रूर यहाँ पर ये साझा करना चाहूँगी कि जब नर्मदा जी ने मुझसे कहा कि ओके उड़ान की कहानी, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा इसमें, तो मैं उतना नहीं बिल्कुल हाँ। बिल्कुल जैसे अभी दिमाग में फॉर्म नहीं हुआ था कि कंसेप्ट क्या होगा। लेकिन सच मानिए, जब उन्होंने मुझसे कहा कि ओके ये इस प्रकार की प्रोग्राम होगा जहां पर हमें महिलाओं के बारे में बात करनी है, महिला सशक्तिकरण पर हमें विशेष बल देना है, और साथ ही साथ जितनी भी महिलाएं हैं समाज में, वो चाहे किसी भी स्तर पर हो, चाहे वो एजुकेटर हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे घर पर ही कोई छोटा मोटा कार्य संभालती हो, ऐसी सभी महिलाओं को हम इस मंच पर लेकर आने का प्रयत्न करना शुरू करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ओके चलिए, अब यहाँ से तो अब मेरा काम शुरू होता है। फिर बैठकर अब उसका मुझे अभी भी जैसे हाँ। कि आप बोल रही हैं कि आपको याद है, मुझे भी ये बात याद है कि आपका चेहरा देखने लायक था रत्ना, कि क्या है ये उड़ान की कहानी, कैसे बनेगी। हाँ जी। फिर जैसे कि बातचीत होती गई, फिर जैसे बोलते हैं ना, उड़ान भर ली। बिल्कुल बिल्कुल उड़ान भर ली। और मैं सच बताती हूँ नर्मदा जी, आपने मुझे अवसर दिया इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज आप जानती हैं, हमने जब से प्रोग्राम शुरू किया है तब से लेकर अब तक हमारे कार्यक्रम पर पुलिस वुमेन, जी हाँ, पुलिस सार्जेंट आ चुकी हैं, एयर होस्टेस आ चुकी हैं, एंटरप्रेन्योर आ चुकी हैं, कोऑपरेटिव अध्यापिकाएं आई हैं, हेड टीचर्स जो हैं, हेड टीचर्स आई हैं, साथ ही साथ ज्वेलरी जिसने डिज़ाइन की, पगड़ी बनाने वाले हैं, और साथ ही साथ कुछ तो ऐसे भी आए हमारे मंच पर जिन्होंने अपनी कहानी बताते बताते उनके आंखों से आंसू झड़ने लगे। तो एक तरह से देखा जाए तो हर महिला की चुनौती की कहानी है, ये अलग है, हर एक कहानी अलग होती है। और देखिए, मैं तो समझती हूँ कि कभी भी खुद को अकेली नहीं समझनी चाहिए, किसी भी महिला को बिल्कुल खुद को अकेली नहीं समझनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आपकी अपनी सोच होती है, आपकी अपनी मेहनत और आपकी अपनी आवाज़, ये तीनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तब जाकर आता है बदलाव। बिल्कुल बिल्कुल। और यही जैसे जब आप किसी को भी आप अपने कार्यक्रम में बुलाती हैं, आते हैं, जब अपना अनुभव वे लोग सुनाते हैं, तो जैसे कि मैंने शुरुआत से ही बोलती आ रही हूँ कि दूसरे लोग उनसे प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और क्या पता, जैसे कि आपने बताया कि कितने सारे एंटरप्रेन्योर भी आए हैं, तो मुझे यकीन है कि जब कोई महिला बैठकर घर पे सोचती होंगी, जो लोग कामकाजी, मतलब कि घर का काम करना भी ये छोटी बात नहीं है, लेकिन अलग से कभी कभी ऐसा होता है कि घर का सारा काम हो चुका है तो कुछ रहता नहीं है, तो उस खाली समय पे आपका कार्यक्रम आ जाता है। फिर ऐसे
क्लिक होता है, कि क्या पता मेरे कितने मेरे लोगों अंदर ने। भी कुछ टैलेंट है, हाँ। मेरे अंदर भी करने की क्षमता है, जी। जस्ट एक ब्रेक मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये कार्यक्रम जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक तरह से मोटिवेट करता बिल्कुल है। एक कहता है ना कि मोटिवेट करता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा जी। देता है कि अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आसमान आपका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कार्यक्रम के माध्यम से आप नहीं मानेंगे नर्मदा जी, एक से एक कड़ी जुड़ती गई और कई सारी महिलाएं जब उन्होंने प्रोग्राम देखा तो हमसे कहा कि अब मेरे जान पहचान में कोई है जो आपके प्रोग्राम में आना चाहता है। इस तरह से करते करते अभी तो जैसे शुरुआत हुई है और अभी से मैं देख रही हूँ कि उड़ान हमने अभी 1 साल पूरा भी नहीं किया है, पर ये कार्यक्रम का जो फीडबैक है जितना हमें मिल रहा है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा है। एंड ऑल थैंक्स टू यू। मैं तो ये भी यहाँ पे ये भी जोड़ना चाहूँगी रत्ना, अगर जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, रेडियो के माध्यम से या फिर टेलीविज़न के माध्यम से हमें देख रहे हैं, तो अगर आपको ये कार्यक्रम जो है रत्ना द्वारा प्रस्तुत करने वाली प्रोग्राम जो है उड़ान की कहानी, अगर इससे आप प्रभावित होकर आपने शुरुआत की अपनी ज़िंदगी में या फिर कोई भी काम आपने शुरू कर दिया हो, तो हमसे ज़रूर संपर्क रखें और हमें अपना अनुभव ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि ये स्तर जो है यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप अगर जीवन में कुछ भी करती हैं, कोई भी व्यवसाय करती हैं, किसी फील्ड में हैं, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िए और उड़ान की कहानी हो सकता है कि आपको भी मौका दे इस स्तर पर आने के लिए। तो चलिए, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जानने के लिए, और नर्मदा जी आज हेड बनी है रेडियो डिपार्टमेंट की। तो रेडियो डिपार्टमेंट के साथ जुड़ने के बाद आप बहुत सारे डिफरेंट तरह के माइंडसेट से जुड़ती हैं। हर एक दिन एक अलग चुनौती, और मैं समझती हूँ हर दिन एक नई प्रॉब्लम्स के साथ आपका स्वागत करती है। तो नर्मदा जी, आप इन सारे माइंडसेट्स के साथ कैसे डील करती हैं और कैसे इन चैलेंजेस को हैंडल करती हैं? देखिए, जिस तरह से एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं और अलग अलग, मतलब कि हर एक उंगली अपना स्वभाव होता है, हर एक उंगली अलग अलग है। बिल्कुल। और जब उंगली इसका कोई महत्व होगा कि सभी सेम लेंथ का नहीं है। सही बात। तो अलग अलग उंगली, जब आप एक पेन उठाएंगे, कहानी हुआ करती थी बचपन में, मैंने सुना है कि एक पिताजी थे जो 5 बेटे थे और उनको एक लकड़ी उन्होंने दिया, एक मुट्ठा बोलते हैं ना, एक बंडल, एक गठरी। हाँ, उन्होंने, पिताजी ने कहा कि इसको तोड़ने की कोशिश करें। तो 5 में से कोई नहीं तोड़ पाया। बिल्कुल। और वो 5 जो लड़के थे ना, बहुत ही झगड़ालू किस्म के थे। कोई ज़्यादा झगड़ालू था, कोई कम झगड़ालू था, किसी का स्वभाव शांत था, किसी सबमिसिव था, फिर कोई देखते हैं बहुत ही सकारात्मक है या कोई बहुत नकारात्मक है, लेकिन अलग अलग 5 के 5 भाई हैं एक ही माँ का। बिल्कुल। तो क्या हुआ, पिताजी परेशान हो गए थे कि किस तरह से इन 5 भाइयों को मैं एकजुट कर पाऊंगा या फिर ऐसे ही मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। तो उन्होंने ये उपाय किया कि लकड़ी का जो गट्ठा है तोड़ने की कोशिश, नहीं तोड़ पाए। फिर उन्होंने एक एक लकड़ी, सभी 5 भाइयों को एक एक लकड़ी दे दी, थमाया और कहा कि इसको तोड़ दो। तो फटाफट पट 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 करके सारे के सारे तोड़ दिए और खुशियां मना रहे थे। फिर वहाँ पे पिताजी कहते हैं कि देखो, जब आप अकेले रहोगे ना, तो ये लकड़ियाँ कोई भी आकर तोड़ सकता है, कोई भी आपको कुछ बोल देगा, आप टूट जाओगे। बिल्कुल। लेकिन अगर आप लोग साथ रहोगे ना, तो ये कभी कोई संगठन की शक्ति है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, कोई नहीं तोड़ सकता। तो इसी तरह आपके प्रश्न पर आने के लिए मैं यही बोलूँगी कि हो सकता है कि अलग अलग माइंडसेट के लोग से भेंट होता है, हर रोज़ होते हैं, लेकिन अगर हम सकारात्मकता को हम अपनाएंगे कि हो सकता है इस समय या इस क्षण वो व्यक्ति आपको नहीं समझ पा रहा है, या आप खुद
नहीं उनको- समझ पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। आप नहीं समझ पा रहे। कभी कभी ऐसा तो नहीं है ना कि मैं हमेशा 100% सही और हूँ। मैं समझती हूँ हर एक माइंडसेट, हर एक व्यक्ति में एक स्पेशलिटी होती एक है। स्पेशलिटी, तो एक उस स्पेशलिटी ढूंढना। को पकड़ना जरूरी है। बिल्कुल। कभी हम चुक जाते हैं, कभी सामने वाला चुक जाता है, लेकिन अंततः ये देखना है कि रिजल्ट क्या आया बिल्कुल है। प्रोडक्टिव बनना बहुत प्रोडक्टिव जरूरी बनना है। तो बिल्कुल उस सही। प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी को हमको पकड़ना है। बिल्कुल, मैं समझती हूँ हर एक इंसान में कमियां भी होती हैं, खामियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं। अन्यथा हम धरती पे नहीं होते बिल्कुल रत्ना। बिल्कुल, हमारा जन्म नहीं होता। सही बात है। हम में कुछ खामियां हैं, कमियां हैं, पर इसके साथ साथ कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ खासियत भी है। बस इसे ही पहचानना है। बाकी कमियों को भूलकर हम कार्यक्रम को बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए उड़ान की कहानी में आज हमारे साथ नर्मदा जी है। और बिल्कुल नर्मदा जी, आप महिला होने के नाते जैसे बहुत सारे चैलेंजेस हर रोज सुबह से लेकर शाम तक, घर से निकलने के बाद घर तक पहुंचने तक आप बहुत सारे चैलेंजेस को देखती हैं, फेस करती हैं, उसे अंजाम तक पहुंचाती हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ डील करना और फिर घर जाकर एक भूमिका निभाना, एक पत्नी की, एक माँ की और एक महिला की, खुद एक नारी होने की, तो इन सारी चीज़ों को आप किस तरह से बैलेंस करती हैं? बैलेंस लाना ज़रूरी है जीवन में। अगर आप बैलेंस नहीं लाएंगे तो आप टूट जाएंगे। सही। क्योंकि देखिए, एक तो है हमारा प्रोफेशनल लाइफ होता है, एक हमारा निजी पर्सनल लाइफ होता है जी। पुराने ज़माने में महिलाएं गृहिणी हुआ करती थी जी। जब गृहिणी हुआ करती थी तो बहुत ही बारीकी से अपना घर संसार देखती थी, बच्चों को पढ़ाते थे जी। फिर घर का कामकाज देखना, आंगन साफ करना, सब था। लेकिन अभी ज़माने के साथ साथ ऐसा हुआ कि नारी को भी आगे बढ़ना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि महंगाई का ज़माना है और घर को संभालना एक कंधा संभाल नहीं सकता। सिर्फ यही बात नहीं है कि महिलाओं को भी अपना मतलब कि इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि हम खुद को पुरुषों के सामने खुद को मतलब कि ऊपर समझ रहे हैं या बेटर समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। बिल्कुल, जीवन की जो गाड़ी है, जो कहते हैं ना दो पहियों पर। हाँ, मैं उसी पे आ रही थी कि देखिए, साइकिल आप ले लीजिए, दो पहिया है। अगर उसमें एक ऊपर नीचे हो जाए ना तो साइकिल गिर जाएगी, नहीं चलेगी। सही बात। अब कार ले लीजिए, चाहे 4 पहिए हैं लेकिन 2 सामने 2 पीछे हैं, वो भी संतुलित हैं, बैलेंस्ड हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सही बात। तो इस प्रकार से जब महिलाएं घर से बाहर गई काम करने के लिए तो उनको दोनों तरफ बैलेंस करना पड़ता है। अब अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को अगर आप घर पे लाते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे मैं बोल रही हूँ ना, हम सब समान हैं। कभी हो जाता है कि घर का टेंशन काम पे आ जाता है कभी। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। अब जब आ जाएगा तो आपको खुद को समझाना पड़ता है कि नहीं, छोड़ो, नहीं तो आपका पूरा दिन खराब जाएगा। सही बात है, पूरा का पूरा दिन खराब हो जाए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पूरा दिन बीतता है काम पे। सही बात, ज्यादा से ज्यादा समय हमारा काम पर बीतता है। अगर हम ऑफिस वर्क करते हैं 9 से 4 बजे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप ज्यादातर समय आप अपने कलीग्स के बीच आप बिल्कुल बिता रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो निजी जीवन है आप उसको एक दायरा रखें। जी। फिर प्रोफेशनल लाइफ जब आता है कि अगर आप 4 बजे के बाद आपका काम पूरा नहीं हुआ है या फिर कुछ हो गया काम में उठल पुठल, तो अगर आप उसको लेकर आप घर पे आएंगे तो बच्चे होते हैं रत्ना। सही बात। तो वो गुस्सा बच्चों पे उतर आता है। कई बार ऐसा होता है मेरे बेटे ने कई बार मुझे बोल दिया है कि मतलब कि चिड़चिड़ा, उसने महसूस कर लेते हैं। बच्चे बहुत कोमल मन के होते हैं, बिल्कुल समझ जाते हैं कि आज का दिन मम्मा का ठीक से नहीं बीता है। तब आप
तब आप विचार करते हैं, सोचते हैं कि नहीं, ये अच्छा नहीं जा रहा है। बिल्कुल। तो इसीलिए बहुत ही एक पतला सा लाइन ऑफ डिमार्केशन होता है हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच। सही बात है। तो उसे पहचानना, उसे समझना बहुत जरूरी है। उसको समझना, पहचानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा होता है कभी, बिल्कुल। जैसे मैं बता रही हूँ ना कि ऐसा नहीं मैं है समझती हूँ कि हर महिला इससे दौर जूझता ही है। इस दौर से गुजरती है, और खासकर जो फ्रंट लाइनर्स होते हैं, जो नर्सेस का काम करते हैं, मैं समझती हूँ हर एक महिला अपने अपने चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ रही है। तो एक बहुत ही बहुत ही मुश्किल होता है, पर इसे समझना, इसे बैलेंस करना, जो समझ जाता है बस वो कहते हैं ना 30 मार खां बन जाता है। और इसी के साथ हम जरूर जानना चाहेंगे नर्मदा जी के विचार कि वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण आपके लिए क्या है? महिला सशक्तिकरण, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि एक महिला जो है, जब अब सामने वाले एक दूसरे महिला, कम से कम एक दूसरे महिला को अगर उसको प्रभावित करके उसको अपने पैर पे खड़ा करने की जो हिम्मत दे, तो ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं खुद की शक्ति नहीं पहचानते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी, या फिर सामने से लोग, नहीं तुम क्या कर सकते हो, नहीं कर पाओगी, ये नहीं हो पाएगा तुमसे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक महिला को दूसरी महिला को हमेशा उसको प्रोत्साहन क्योंकि आज तक हम ये सुनते आए हैं कि एक महिला ही दूसरी महिला की दुश्मन बन बैठती है। पर अगर हमें परिवर्तन लाना है, समाज को बदलना है, तो ये एक सोच को बदलना, बिल्कुल, हाँ, एक दूसरे की शक्ति बने और शिक्षित बने। बिल्कुल, शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है एक महिला के लिए। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, बड़े से बड़े ओहदे पे हो, छोटे से छोटा ओहदा नहीं होता है, काम होता है। सही बात। लेकिन शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जब आप शिक्षित हैं, अगर आप शिक्षित हैं तो आपकी सोच अलग होगा, आपके बोलने का तरीका अलग होगा, आपके व्यवहार में भी बदलाव, मतलब कि अलग रहेगा। सही बात। तो शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा क्या करता है ना, अगर एक महिला शिक्षित है तो उसमें आत्मविश्वास का जो परसेंटेज है ना वो बढ़ जाता है। उसमें आत्मनिर्भरता की जो, मतलब कि वो झलक पाई जाएगी, दिखाई देगा। और फिर एक महिला को में आत्मसम्मान में बोलती हूँ, कूट कर भरा रहना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आत्मसम्मान एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई किसी को तोड़ने नहीं देना चाहिए। सही बात। और आप जो हो, आपकी जो शक्ति है आपके अंदर में, आपको खुद पहले पहचानना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर आपने अपनी शक्ति को पहचाना तो कोई, जैसे बोलते हैं ना, मैं क्षमा चाहती हूँ ये शब्द मैं प्रयोग करने जा रही हूँ, कोई माय का लाल आपको हिला नहीं सकता है। सही बात है। आप सशक्त बने, आप में वो शक्ति है कि आप कुछ भी बदलाव ला सकते हैं। मैं हर प्रोग्राम में इस बात पर बहुत ज़्यादा बल देती हूँ कि एक नारी अगर एक बच्चे को जन्म दे सकती है, उसे पाल पोस कर बड़ा कर सकती है, तो वो नारी कुछ भी कर सकती है। तो ये एक कहते हैं ना कि अंदर की शक्ति को जागृत करने की बात है। और बिल्कुल उड़ान की कहानी, और आज हमारे साथ नर्मदा जी है, और साथ ही साथ हमारा इशारा बस समय की ओर यही इशारा है कि कार्यक्रम समाप्त होने को है। तो जाने से पहले नर्मदा जी, हमारी जितनी भी महिलाएं, जितने भी श्रोता इस वक्त, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो, जितने भी लोग इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं या फेसबुक पेज पर फॉलो कर पा रहे हैं, उनको जाने से पहले आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही संदेश देना चाहूँगी रत्ना, कि आप खुद को कभी भी अकेली ना समझें। आप अकेली ही एक, जैसे बोलते हैं ना, सेना की तरह है। आप अकेली ही काफ़ी हैं। आप अकेली ही काफ़ी हैं। भरोसा रखिए, आप में वो शक्ति है कि आप कुछ भी कर दिखाएं। धन्यवाद। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी एक ऐसी महिला, एक ऐसी सशक्त नारी, जिन्होंने अपनी शुरुआत की बहुत ही
छोटे छोटे से शुरुआत की और अभी तक उड़ने की चाह रखती हैं, ऊपर जाने की चाह रखती है और साथ ही साथ दूसरों को प्रेरित कर रही हैं। ऐसी एक महिला की कहानी थी उड़ान की कहानी। और बिल्कुल हर मंगलवार को दोपहर के 2 बजे से 3 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर हम ऐसी ही कहानियों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तो चलिए इसी के साथ नर्मदा जी को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद हम अर्पित करना चाहेंगे और बिल्कुल एक और नई कहानी के साथ फिर आपका साथ देने के लिए हम उपस्थित रहेंगे। तो इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को। उड़ान की कहानी।